Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and now we are going to discuss the last minute tips for English language ISC exam that is going to be held today. ओके तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स लेंगे एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू 15 मिनट्स आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे व्हाट विल बी द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर्स इन योर पेपर. ओके एंड अगेन दिस इज़ वॉट जितने भी एनालिसिस आज तक मैंने पढ़े हैं ऑफ द काउंसिल उससे सब कुछ मिला करके ये सारी चीज़ें हम निकाल करके लेकर आते हैं. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज़ 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रैटेजी. द 15 मिनट्स जो कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है, ऐसा पेपर होता है जिसमें आप फुल यूटिलाइजेशन करते हो वो 15 मिनट्स का. अगर आपको आधा घंटा भी दिया जाएगा उसके लिए वो भी इसमें कम पड़ेगा. ओके तो स्टार्टिंग विद द टाइम सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे रीडिंग करते हैं. द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इट हेयर इज़ यू हैव टू चूज़ अ बेस्ट एसे जो आपको सूट करता है, जिसमें आप मैक्सिमम कंटेंट लिख सकते हो फर्स्ट थिंग, एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर दैन वॉट द ऐसे इज़ आस्किंग यू फॉर. सारी टिप्स स्ट्रैटेजीज़ आपको पता है. मास्टरिंग ऐसे राइटिंग आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वॉच इट. वो रिसेंट वीडियोज़ में उसमें है वो. ठीक. आर्ग्यूमेंटेटिव आपका मेजर पार्ट है, आप उसको चूज़ कर सकते हो. अगर नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, बस उसके जो भी मेन पॉइंट्स है वो सब याद रखना. जैसे डिस्क्रिप्टिव है तो आपको सेंसरी डिटेल्स उसके यू हैव टू टेक इट आउट. नैरेटिव है तो आपको एक सीक्वेंस में लेकर आना है. ऑल दीज एसेज आर एज अप्रोप्रिएट. और अगर आर्ग्यूमेंटेटिव है तो दोनों साइड पर नहीं आपको बताना है, सिर्फ एक साइड बताना है. रिफ्लेक्टिव है तो दोनों साइड बता सकते हो बट उसमें आप स्टोरी नहीं लिखोगे. एंड स्टोरीज़ अगर लिखनी है तो उसके लिए स्टोरी राइटिंग या फिर एक्सपोजिटरी वो ऐसे होता है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं. एंड स्टोरी राइटिंग इज़ द पार्ट जिसमें आपको मेजर एलिमेंट्स उसके मेंशन करने होते हैं, जैसे कि द कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, लॉजिकल एंडिंग शुड बी देयर, एंड लेसन इफ़ एनी दैट यू हैव लर्नड, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. ओके तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग दैट यू हैव टू चूज़ की बेस्ट ऐसे, एंड उसको आप read the topics in this. You should not leave any topic. plus paragraphs change करना is required. और paragraphs भी कैसे change करोगे, 5-7 lines का एक paragraph रखना, then shift to the next. अगर सपोज करो कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आपको ये डिस्क्राइब करना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, तो हर उस डिस्क्रिप्शन के लिए एक पैराग्राफ चेंज करो. आर्ग्यूमेंटेटिव ले रहे हो तो हर एक आर्ग्यूमेंट पर एक पैराग्राफ चेंज करोगे. ओके इसके एग्जांपल्स मैंने टेलीग्राम पर आपको भेजा है वीडियो, उसमें देखोगे कि मैंने जो पैराग्राफ्स चेंज किए दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड आइडिया दैट इज़ कमिंग इन माई माइंड वाइल राइटिंग द ऐसे. पूरा एक लाइन में मत लिखना. देन after the essay writing that you have to do is to understand the concept of directed writing. Please go through the final formats of directed writing wherever it is. unpacking directed writing का एक वीडियो है इसमें जिसमें formats given by the council is there. टेलीग्राम पर उसका PDF पड़ा हुआ है, उसको देखो कि जितने भी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होते हैं उसमें कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई होती है. एंड अभी आफ्टर दिस वीडियो जस्ट अपने पास उसको लिख करके रख लो कि ठीक है ये फॉर्मेट है, ये मेन हेडिंग है और इसके बाद हमें ये लिखना होता है. ठीक. डायरेक्टेड राइटिंग में अगेन ऑल द की पॉइंट्स जितने भी उसके होते हैं जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको सारे के सारे ऑल यू हैव टू चूज़ एंड ऑल यू हैव टू राइट एंड ऑल यू हैव टू एम्पलीफाई. मतलब आपको उसको डिटेल में करके लिखना है एक एक पॉइंट को. तो दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू थिंक इन दोज 15 मिनट्स कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसको एडअप कर सकते हैं. दिस इज़ द टॉपिक जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वट एवर इज़ गिवन यू हैव टू राइट ऑन दैट. ओके देन स्पीच. अच्छा ठीक है, इसको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं. सबसे पहले होता है स्पीच राइटिंग होती है. स्पीच राइटिंग में यू हैव टू जैसे सपोज करो कोई फेयरवेल स्पीच दे रहे हो तो यू हैव टू गिव द विशेज़ टू एवरीवन. सेकेंड इज़ द पार्ट ऑफ SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है वहाँ पर. हेंस यू आर टेलिंग कि हम अगर ये वाला जो कोर्स है वो क्यों है, जो कोर्स हम परस्यू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मुझे आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्यों लेना चाहिए. ऑल दीज गुड थिंग्स यू आर सपोज टू राइट इन द SOP.
देन आफ्टर दैट इज़ बुक रिव्यू. आपने एक प्रॉपर बुक रिव्यू प्रिपेयर किया होगा, उसी को ही जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मेंशन कर सकते हो. रिपोर्ट राइटिंग अच्छा होता है, रिपोर्ट राइटिंग, बिकॉज वहाँ पर एज इट इज़ चीज़ें जो भी मैंशनड है उसको आपको लिखना है. इट कैन कम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट जो आपके स्कूल में हुआ है. देन इज़ द पार्ट ऑफ फीचर आर्टिकल, जिसमें आपको बताना होता है कि फीचर आर्टिकल में आपको ये बताना होता है कि कोई भी एक टॉपिक है तो उस पर आप अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हो. रिपोर्ट राइटिंग से कैसे डिफरेंट होता है, रिपोर्ट राइटिंग में आपको अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं बताने कि ये जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बट फीचर आर्टिकल में यू कैन टेल अबाउट योर ओन पर्सनल ओपिनियन. ठीक. आफ्टर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रपोजल राइटिंग. प्रपोजल राइटिंग थोड़ा सा मुझे आसान लगता है, बस इसमें आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है. हेडिंग और इंट्रोडक्शन दो अलग हेडिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों ही चीज़ों का आपको अलग अलग से जो चीज़ें हैं उसको थिंक करनी है, समझनी है, सोचनी है, वो 15 मिनट के समय में. ओके. आफ्टर प्रपोजल राइटिंग नेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर. जब आप फंक्शनल ग्रामर पर जाते हो, इन केस यू नो दिस वेल एंड गुड, इन केस यू डोंट नो दिस, आप सॉल्व कर पा रहे हो 15 मिनट में, वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसको वहीं पर ही छोड़ दो. ठीक. जस्ट लीव इट. आफ्टर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. ऐसे करके समझो कि जो सबसे यूटिलाइज करने वाला टाइम होता है, अगर आप ये सारी चीज़ें 5 मिनट में निपटा सकते हो तो यू नीड एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन. वाई आई एम टेलिंग यू, सपोज करो कि आपने कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ा, एक बार में मैंने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, मैंने उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए. क्वेश्चन आंसर्स में जब आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन रीड कर रहे हो, तो क्या करना, बहुत लाइट पेंसिल से, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन योर क्वेश्चन पेपर, बहुत हल्का हल्का सा उसमें, ऐसे कि अगर एग्जामिनर बगल से गुजरा उसको दिखे नहीं, इट शुड ओनली बी विजिबल टू यू. जितने भी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी वोकैबलरी होती हैं जो आपको लगता है कि हाँ इस कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नया वर्ड है, ये जो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, उसको वहीं पर ही हल्का सा सर्कल कर दो, टिक कर दो, जैसे वट एवर, बट इट शुड नॉट बी विजिबल एनीवेयर. बहुत लाइट से आप उसको सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हो या फिर उसको ऐसे करके टिक कर दो. ठीक है. सो दैट जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, अच्छा ये वो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता है, और काउंसिल आपसे वही पूछेगा. ठीक. द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस कॉम्प्रिहेंशन इज क्वेश्चन आंसर्स आपके ओन वर्ड्स में होने चाहिए. यू आर सपोज टू फ्रेम इट. द नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज द प्रेसी राइटिंग, जो 5x20 की ग्रिड में बनती है. ठीक. सबसे पहले बनता है की पॉइंट्स, जितने पैराग्राफ्स दिए हैं उसी से ही करोगे. सेकेंड पार्ट उसमें बनता है रफ ड्राफ्ट, जिसको आप पेंसिल से बनाओगे. इसमें जो वर्ड लिमिट है वो भी ग्रिड में बनेगा. वर्ड लिमिट कम कर सकते हो, वर्ड लिमिट बढ़ा सकते हो, और उसको लास्ट में पेंसिल से कट कर दोगे. एंड थर्ड वन इज़ योर फेयर ड्राफ्ट, दैट इज़ योर फाइनल ड्राफ्ट, जिसमें you will be writing it into exact 100 words. 99 और 101 will do, 98 and 102 may do, but उसके beyond या उसके lesser it should not go. इन अबाउट 100 वर्ड्स, जब आप लिखते हो ना अबाउट 100 वर्ड्स, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काउंसिल हमारे मार्क्स 99 या 101 में डिडक्ट नहीं करेगा. ओके. तो दिस इज़ योर हाउस यू आर सपोज टू राइट. एंड येस, एक ग्रिड में एक वर्ड होना चाहिए. एंड उसके बाद यू शुड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स. ठीक. ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम हो गया. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, प्लीज़ इफ़ यू हैव टाइम इनफ, इस कॉम्प्रिहेंशन को दोबारा रीड करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, आपको अपने ब्रेन से चीज़ें निकालनी है. ओके. इट इज़ क्वाइट ईजियर कि आपको सोच करके लिखना है, बट यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, टू सिट एंड रीड द कॉम्प्रिहेंशन इन राइटिंग टाइम, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, आपको ऐसा लगता है कि बहुत लॉस हो रहा है आपका. तो ये चीज़ को समझो कि कॉम्प्रिहेंशन को अगर पॉसिबल हो सके, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको दूसरी बार पढ़ो. पूरे एक बार पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा, अब आपको ये समझ में आ गई कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उसके हिसाब से जब दोबारा पढ़ोगे तो यू विल बी अंडरस्टैंड इट बेटर, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. ठीक. एग्जाम्पल देते हैं. मूवी देखते हो, एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, आपको चीज़ें अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था. सिमिलरली सॉन्ग सुनते हो, एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार सुना, यू स्टार्ट लर्निंग इट. सिमिलर थिंग्स आर देयर विथ कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो.
ठीक, नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो अब आपके बचे हुए यहाँ पर 3 आवर्स हैं. देखो 3 आवर्स को वी विल डिवाइड इट इनटू 2 to 2:30. ये दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओन पर्सनल ओपिनियन, आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज अभी स्ट्रैटेजी अपनी खुद से बनाना कि हाँ मुझे सबसे पहले ये वाला अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ये अटेम्प्ट करना है, एंड देन लास्ट में करें. दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन. ठीक, एंड इट इज़ कॉन्ट्ररी टू वट द काउंसिल सजेशन से. तो हम आपको सिर्फ क्योंकि 2:30 to 3, ठीक, 3 to 3:30, then 3:30 to 4, then 4 to 4:45, and 4:45 to 5. ठीक, द फर्स्ट वन इज़ 2 to 2:30. जो सबसे आसान चीज़ मुझे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में लगती है एंड सबसे लेस टाइम टेकिंग जो लगती है वो होती है मेरी फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर, और ये ऐसे समझो कि ये हम मैक्सिमम टाइम आपको दे रहे हैं. काउंसिल आपसे कहता है कि ऐसे राइटिंग को सबसे लास्ट में मत करो, बट येस क्योंकि ऐसे मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बताऊँ अपना ओन पर्सनल ओपिनियन, तो जब भी व्हेन आई यूज टू गिव डू द ऐसे राइटिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो ISC स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, एंड वो बहुत फुर्सत में होना चाहिए. ठीक, तो उसी फुर्सत में उसको रखने के लिए आई एम लीविंग इट इन द बिगनिंग. फंक्शनल ग्रामर वैसे तो 10 मिनट का खेल होता है, आई शुड से. इफ़ यू इधर यू नो इधर यू डोंट नो, अब उसे 10 मिनट्स का होता है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम टाइम 2:30. जैसे ही 2:30 हुआ छोड़ दो उसे, जस्ट लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट थिंग. आफ्टर दैट 2 to 2:30 वाला पार्ट देन इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो I am giving you the entire 30 minutes for writing directed writing. The next 30 minutes I am giving to write proposal. Proposal में वैसे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, but you should understand this children कि अगर आपने फंक्शनल ग्रामर या इसी ऑर्डर में चीज़ों को कर रहे हो, that also depends कि जो टॉपिक है वो कैसा है और आपको वो कितना आता है. ओके, हो सकता है कि ऐसे राइटिंग आपके लिए बहुत आसान हो और आपको लगे कि उसको फर्स्ट में करना है. यू आर फ्री टू डू दैट, आप उसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हो. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. तो फंक्शनल ग्रामर सबसे आसान होता है, आप उसको जल्दी कर लोगे, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम टाइम आई एम गिविंग यू. डायरेक्टेड राइटिंग आपने की, आधा घंटा आपने उसके लिए लिया, उसका आधा घंटा आपने प्रपोजल राइटिंग के लिया. अब बचा नेक्स्ट इज़ फॉर कॉम्प्रिहेंशन. आई एक्सपेक्ट कि आई अज्यूम कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपने रीडिंग कर ली है, एंड टिल 3:30 योर प्रपोजल राइटिंग शुड बी ओवर. अब सिर्फ आपके पास कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे राइटिंग बचा हुआ है. द कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसे तो काउंसिल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम गिविंग यू ओनली हाफ एन आवर फॉर कॉम्प्रिहेंशन. आधा घंटे का ड्यूरेशन रखोगे. जैसे ही 4 बजा, सपोज करो कि अभी भी मेरा ये नहीं हो, मैक्सिमम यू कैन स्ट्रेच इट इज़ टिल 4:10. 4:10 पर कॉम्प्रिहेंशन को वहीं पर ही छोड़ दो. आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है, जो नहीं आ रही चीज़ें उनको छोड़ दो. ओके, जूझे मत रहो. जैसे क्या होगा कि आप लोग जहाँ पे वेयर यू आर गोइंग टू बी स्टक इज़ फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. दिक्कत होती है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कुछ भी काउंसिल पूछ लेता है. छोड़ दो, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसे छोड़ दो. एंड द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको वर्ड्स फाइंड करने होते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट. इसीलिए मैंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन में जब पढ़ना तो उसको बहुत हल्का हल्का सा टिक कर लेना. कॉम्प्रिहेंशन में इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी मीनिंग ऑफ द वर्ड, फिर उसको वहीं पर ही छोड़ दो, लीव इट. जितना आता है पेपर पहले उसको करो. कॉम्प्रिहेंशन इज डन टिल 4 o'clock. आफ्टर दैट 4 to 4:45 बहुत फुर्सत से और बहुत सुंदर सा अपना ऐसे लिखो. 2 मिनट के लिए बस याद कर लेना कि दिव्या मैम ने जो जो चीज़ें आपको समझाई थी कि अच्छा इसमें ये करना है, ये करना है, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मैं ये पॉइंट्स इसमें लिख सकता हूँ. फाइनल 4:45 खींच करके मैक्सिमम 4:50 तक आपका ये जो है पार्ट है ये रहना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स वट एवर यू हैव इज़ अ टाइम टू रिवाइज योर आंसर शीट. क्या होता है, तुम लोग को लगता होगा कि अरे कौन पढ़ेगा इसको, खुद ही तो लिखा हुआ है. ठीक है, आई अग्री. देर आर पंचुएशंस, देर आर फुल स्टॉप्स, देर आर स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स.
ये सारी चीज़ें आप रीड करते हो ना, तो ऐसे समझो कि 5 मार्क्स आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अरे अगर मेरे 95 आ रहे हैं, मैम ने मुझे ये बताया है कि हम अगर इसको रीड कर लेते हैं, भले ही मुझे मन नहीं है, 5 नंबर तो मेरे बढ़ जाएंगे। उन 5 मार्क्स के लिए उनको कर लो। यू नेवर नो दैट 100 किसी कभी भी किसी के भी रिपोर्ट कार्ड में किसी भी सब्जेक्ट में वो 100 मार्क्स आ सकते हैं, तो मे बी इट कैन बी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, अब this is done till here. To utilize your time well in such case, next is a part of paper presentation. पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें दैट आई शुड टेल यू। फर्स्ट थिंग इज़ कि काउंसिल आपसे कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ठीक, जैसे सपोज करो कि ऐसे फ्रेश पेज पे होना चाहिए, देन प्रपोजल न्यू पेज पर होना चाहिए, डायरेक्टेड राइटिंग जो भी आ जाती है रिपोर्ट और समथिंग, ठीक, फ्रेश पेज पर होनी चाहिए। आफ्टर दैट फंक्शनल ग्रामर आप एक ही पेज पर कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रेश पेज। भले ही आप उसको कंटिन्यू करो नेक्स्ट पेज पे। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन शुड ऑल्सो बिगिन फ्रॉम अ फ्रेश पेज। प्रेसी राइटिंग शुड ऑल्सो बिगिन फ्रॉम अ फ्रेश पेज। ठीक, ये चीज़ों के लिए आपको अपने न्यू पेजेस रखने हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर अंडरलाइनिंग शुड बी देयर। प्रॉपर अंडरलाइनिंग मतलब होता है कि जैसे प्रपोजल राइटिंग है, प्रपोजल की हेडिंग, डायरेक्टेड राइटिंग की हेडिंग, ऐसे आप कोई भी चूज़ कर रहे हो तो उसकी अगर ये कोई हेडिंग मेंशन कर दो कि अगर है तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, अगर इफ़ यू वांट टू। ठीक, डिस्क्रिप्टिव में इफ़ इट इज़ देयर वेल एंड गुड, अदरवाइज नैरेटिव में इतना होता नहीं है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। देन अगर कोई प्रॉपर कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक, कीवर्ड्स को यू कैन हाईलाइट। और क्या था, ऑर्डर, येस वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फंक्शनल ग्रामर करते हो यूजुअली इट हैपन्स देयर। ठीक, हम क्या करते हैं, मतलब दिस इज़ वॉट आई हैव सीन बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर इन अ स्कूल। आई टीच क्लास 11th and 12th, 10th 11th and 12th। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा एनजाइटी में होता है या घबराया हुआ होता है, वो क्या करता है, इस ऑर्डर को चेंज कर देगा। 1 2 4 7 6 5 3। डू यू फील है कि काउंसिल जब इसको देखेगा तो एग्जामिनर इसको देखेगा तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा जब वो कॉपी चेक करेगा, बिकॉज उसके पास आंसर की है, उसके पास ढेर सारी कॉपीज़ हैं। ठीक, तो कभी भी अगर आप कोई भी नंबर लिखो वो ऑर्डर में लिखो, 1 2 3 4 5। ठीक, दिस इज़ द ऑर्डर दैट यू आर सपोज टू फॉलो। सेकेंड थिंग कि अगर सपोज करो आई एम टेलिंग यू कि ऐसे राइटिंग को लास्ट में करो, ओके, आई एम टेलिंग यू फंक्शनल ग्रामर को सबसे पहले करो। अगर आपको लगता है कि हम इसके लिए पेज छोड़ सकते हैं और बाद में उसको कर सकते हैं, तो येस यू कैन डू। बस इतना देखना कि आपकी एक कॉपी फिल होगी तभी आपको कंटिन्यूएशन बुकलेट मिलेगा। आई डोंट नो वेदर द एग्जामिनर इन्विजिलेटर्स चेक और दे डोंट चेक, बट स्टिल ऐसे राइटिंग के पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पेजेस छोड़ रहे हो तो बी वेरी मच केयरफुल कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज मत छोड़ देना उसके लिए। ऐसे राइटिंग दैट शुड बी अराउंड 400 to 450 वर्ड्स। ठीक, तो वो 400 to 450 वर्ड्स आपके 2 साइड्स, पेजेस नहीं लिखूंगी मैं, 2 साइड्स या 2.5 में साइड्स में आराम से आ जाएंगे। ठीक, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हाँ, एक और चीज़, बहुत सुंदर सी राइटिंग में लिखना, दैट इज़ नोन एज लेजिबल हैंड राइटिंग। wherever required punctuations commas should be there। ठीक, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना, सुंदर से पेन से लिखना, अच्छा पेपर देना। ओके, यू हैव स्टडीड सो मच, तो यू आर सपोज टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू इट। जो पढ़ा है, जितनी अंग्रेज़ी पढ़ी है, सब उस पेपर में भर देना, बट इट शुड नॉट ओवरफ्लो, योर इंग्लिश शुड नॉट overflow in that answer script। So all my best wishes to everyone, keep preparing, best wishes, thank you।